हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 अप्रैल 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जिस तरीके से सबसे मेन हेडिंग दैनिक जागरण ने बनाया है कि 28 दिन बाद आज से खुलेगी सशर्त राहत की राह। इस न्यूज़ में कौन कौन सी राहत दी जा रही हैं, इन सब बातों को हम कवर करेंगे। इसके साथ ही सिक्किम सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने इसमें किस तरीके से कार्य किया है, किस तरीके से ये अचीवमेंट हासिल करी है, इस पूरी न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने आरोप लगाया है चीन पर कि वो आंकड़े छुपाता रहा है और सबसे ज़्यादा अगर कहीं मौतें हुई हैं तो वो चीन के वुहान में हुई हैं। इन सभी न्यूज़ों के साथ साथ हम एडिटोरियल पेज, बिजनेस पेज, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल सभी पेजों को कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स के तौर पर रख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल न्यूज़ हमारे लिए 3 है। पहली न्यूज़ है 28 दिन बाद आज से खुलेगी सशर्त राहत की राह। पिछले 28 दिन से अपने अपने घरों में कैद रहकर कोरोना वायरस के प्रसार की कड़ी को तोड़ने के लिए युद्धरत देश की जनता को सोमवार से कुछ राहत मिल सकेगी। हालांकि अभी भी रेड जोन यानी कोरोना से गंभीर तरीके से प्रभावित क्षेत्रों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट एरिया के बाहर कृषि क्षेत्र में पूरी तरह छूट के साथ साथ कुछ उद्योगों को भी चलाने की सशर्त इजाजत मिल गई है। छूट के तहत पहले ई कॉमर्स कंपनियों को सभी सामान बेचने की अनुमति देने की बात थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने इनमें संशोधन कर ई कॉमर्स कंपनियों के लिए अभी गैर जरूरी चीजों की बिक्री पर रोक को जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि उद्योग और खेती के लिए मजदूर स्थानीय स्तर पर जुटाने होंगे और मजदूरों को एक से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत नहीं होगी। लॉकडाउन से छूट के बावजूद देश में सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, रेलवे, सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस और मेट्रो पूरी तरह बंद रहेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य को नहीं जोड़ा जा सकता है और राज्य ही नहीं बल्कि एक जिले से दूसरे जिले के बीच आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल गतिविधियां, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और सभी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि रेड जोन के इलाके में किसी तरह कोई छूट नहीं होगी। वहां जरूरी सेवाओं के अलावा सारी गतिविधियां बंद रहेंगी। इन इलाकों में घर घर सर्वे कर सर्दी, खांसी, जुकाम वाले सभी मरीजों का टेस्ट कराया जाएगा। और इसमें दो छोटे से पॉइंट दिए गए हैं। राज्यों को मिले जोन तय करने के मानक। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि राज्यों को जोन तय करने के लिए मापदंड दिए जा चुके हैं। इसके तहत बड़ी संख्या में कोरोना के मरीजों के साथ साथ वे इलाके रेड जोन में शामिल होंगे जहां मरीजों की संख्या दोगुनी होने में 4 दिन से कम का समय लग रहा है। देश में ऐसे रेड जोन वाले जिलों की संख्या 170 है। वहीं 207 जिले ऑरेंज जोन वाले हैं जहां कोरोना के मामले सीमित हैं। 359 ऐसे जिले बचते हैं जो ग्रीन जोन में हैं। अब ये जो राहत दी गई है उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है वो पॉइंट्स के तौर पर दी गई हैं, उन्हें देख लेते हैं। ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में कृषि संबंधी गतिविधियों को पूरी छूट मिलेगी। इन क्षेत्रों में कुछ उद्योग भी सशर्त शुरू कर सकेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जरूरी वस्तुओं की बिक्री होती रहेगी। एक से दूसरे राज्य या जिले में आवागमन की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल, मॉल, बार, शैक्षणिक संस्था पूरी तरह से बंद रहेंगे। धार्मिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के लिए भीड़ जुटाने पर रोक होगी। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए जाने पर लगेगा जुर्माना। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है प्रतिनिधित्व जांचे बिना प्रोन्नति में आरक्षण नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने
SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्य सरकार पर्याप्त प्रतिनिधित्व जांचे बगैर प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज और जरनैल सिंह के मामले में संविधान पीठ के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि प्रोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी वरिष्ठता देने से पहले पर्याप्त प्रतिनिधित्व जांचना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा प्रशासन सर्विस के SC/ST अधिकारियों को प्रोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता के मामले में गत शुक्रवार यानी 17 अप्रैल को यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी वरिष्ठता देने के राज्य सरकार के रिजोल्यूशन को सही ठहरा रहे अधिकारियों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह फैसला न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनगौडर और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने उड़ीसा हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगाते हुए दिया है। हाई कोर्ट ने उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में SC/ST अधिकारियों को प्रोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी वरिष्ठता देने पर राज्य सरकार का 20 मार्च 2002 का निर्देश रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के क्लास 1 यानी जूनियर ब्रांच अधिकारियों को ग्रेडेशन लिस्ट भी रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सही ठहराते हुए उसमें दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 85वें यानी 85 संविधान संशोधन से जुड़े अनुच्छेद 16(4)(a) के मुताबिक अगर राज्य सरकार को लगता है कि SC/ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य सरकार को अधिकार है कि वह प्रोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी वरिष्ठता के प्रावधान कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि एम नागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने संविधान संशोधन कर जोड़े गए इस प्रावधान की वैधानिक परखी थी। अब नेक्स्ट न्यूज है। देखिए जो नेक्स्ट न्यूज है वो वाकई में भारत के लिहाज से नहीं विश्व के लिहाज से भी बहुत अच्छी है, एक रोल मॉडल है। अब चलिए इस न्यूज को देख लेते हैं। ये न्यूज है, सिक्किम से सीखिए कोरोना को दूर रखना। कोरोना को खुद से दूर रखना है तो सिक्किम से सीखिए। एक तरफ देश दुनिया को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर उत्तर पूर्व के इस पहाड़ी राज्य ने प्रशासन और अनुशासन की बेमिसाल जुगलबंदी कर अपने यहाँ इसकी नो एंट्री कर रखी है। सिक्किम ऐसा राज्य है जहां 19 अप्रैल तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। नागालैंड में यही स्थिति है। सिक्किम में 70 से ज्यादा संदिग्ध मामले जरूर थे, लेकिन जांच में सभी निगेटिव निकले। सिक्किम की सीमा चीन से सटी है, जहां से पूरी दुनिया में यह खतरा फैला है। बावजूद इसके इस राज्य ने अपने यहाँ कोरोना वायरस को घुसने नहीं दिया। इस असाधारण सफलता की वजह स्थानीय प्रशासन की मुस्तैदी और सिक्किम के लोगों का कड़ा अनुशासन है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले ने कहा कि चीन के साथ विस्तृत सीमा साझा करने के कारण बड़े पैमाने पर कदम उठाए गए, जिसके अप्रत्याशित परिणाम मिले हैं। यहां प्रशासन ने देश में सबसे पहले कदम उठाया। 27 जनवरी को ही राज्य के सभी प्रवेश केंद्रों पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई थी। विदेश यात्रा पूरा ब्यौरा खंगालकर उन्हें तुरंत सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। कम आशंका वालों को घर में ही आइसोलेट को प्रोत्साहित किया गया। राजधानी गंगटोक के विधायक YT लेचपा ने जागरण को बताया कि सरकार ने पहले ही हर तरह से मुस्तैदी दिखाई है। मुख्यमंत्री से लेकर निचले स्तर तक के सभी सरकारी कर्मचारियों ने एकजुट होकर काम किया और बिना सख्ती दिखाए लॉकडाउन का पालन किया। पहाड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। सरकार ने राजस्व की परवाह न करते हुए देश में कोरोना के मामले आने शुरू होने के साथ ही विदेशी सैलानियों के आने पर रोक लगा दी थी। और वाकई में सिक्किम ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। तो ये नेशनल पेज की हमारे लिए 3 न्यूज़ थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहला है, कोरोना से मौत में चीन नंबर 1, ये बोला है ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के चलते चीन में जान गंवाने वालों की आधिकारिक संख्या को लेकर संदेह जताया है। उन्होंने इसे अवास्तविक करार देते हुए दावा किया है कि चीन में मरने वालों की संख्या अमेरिका से कहीं अधिक है। ट्रंप की यह टिप्पणी चीन द्वारा
महामारी के केंद्र वुहान में मृतकों की संख्या में 1290 की वृद्धि किए जाने के बाद सामने आई है। मृतकों के आंकड़े में संशोधन के बाद चीन में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 4600 से ज्यादा हो गई है, जबकि अमेरिका में 35,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। व्हाइट हाउस में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, हम पहले स्थान पर नहीं हैं, चीन पहले स्थान पर है। मृतकों की संख्या के लिहाज से वे हमसे कहीं आगे हैं, हम उनके आसपास भी नहीं हैं। वास्तविक संख्या कहीं अधिक है। चीन के मृतकों के आंकड़ों की सच्चाई से कोसों दूर बताते हुए ट्रंप ने कहा, आप इसे जानते हैं कि हम किस तरीके से चीन पहले से ही कई तरह के आंकड़े छुपा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अंकुश से इटली में संक्रमण से बचे 2 लाख लोग। शोधकर्ताओं का कहना है कि इटली सरकार द्वारा आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों से 2 लाख लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बचे हैं। साथ ही ये उपाय संक्रमण को 45% तक कम करने में सहायक रहे हैं। यूरोप में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित इटली में अभी तक 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को 433 लोगों की मौत हुई है, जो एक हफ्ते में एक दिन में सबसे कम संख्या है। 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 596 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 16,060 पहुंच चुका है। कोरोना से पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या 1,64,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि संक्रमण के मामले 23,92,000 से ऊपर पहुंच गई है। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोप महाद्वीप में मृतकों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। सर्वाधिक प्रभावित देशों में अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन है। अमेरिका को छोड़ दें तो बाकी चारों देश यूरोप का हिस्सा हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 4 न्यूज हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए और लगभग सभी कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं। पहली न्यूज है, ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुएं बेचने की इजाजत नहीं। अब 3 मई के बाद ही फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी संभव हो सकेगी। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर जरूरी वस्तुओं की सप्लाई की इजाजत नहीं दी है। हालांकि महाराष्ट्र एवं राजस्थान ने ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी चीजों की डिलीवरी की इजाजत दे दी है। 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के ऑर्डर ले रही है। 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल के बाद से डिलीवरी देने के लिए मोबाइल फोन के ऑर्डर लेने लगी थीं। इन कंपनियों ने बताया कि सिर्फ पिछले 24 घंटों में हजारों की संख्या में मोबाइल फोन के ऑर्डर मिल गए थे। इससे जाहिर होता है कि लॉकडाउन में लोगों के बीच मोबाइल की कितनी भारी मांग है। माना जा रहा है कि छोटे रिटेल स्टोर के विरोध के कारण सरकार कंपनियों को हर प्रकार की वस्तुओं की डिलीवरी की छूट नहीं दे पाई है। सोमवार से कोरोना मुक्त एवं ग्रामीण इलाकों में सीमित उत्पादन व अन्य कारोबार की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से 16 तारीख को जारी निर्देशों के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से जरूरी और गैर जरूरी सभी वस्तुओं की डिलीवरी कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के लिए वरदान बना लॉकडाउन। लॉकडाउन का नुकसान प्रतिष्ठानों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन कुछ प्रतिष्ठान इस वक्त को अवसर में बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। NHAI इन दिनों लंबित परियोजनाओं की पड़ताल और विवादों का निपटारा करने में ऊर्जा लगा रहा है। उसका इरादा 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से जुड़े विवाद निपटाने का है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सड़क परियोजनाओं से संबंधित विवादों के समाधान में लंबा वक्त लगता है, क्योंकि अधिकारियों को मौके पर जाकर पड़ताल करनी पड़ती है। लॉकडाउन में राजमार्गों पर नगण्य यातायात है। इस समय NHAI की लगभग 80,000 करोड़ लागत की 180 परियोजनाएं किसी न किसी विवाद के कारण अटकी हुई हैं। फिलहाल 31,000 करोड़ रुपए लागत की 86 परियोजनाओं के मामले पड़ताल के बाद जल्द से जल्द समाधान समिति के सामने पेश करने के
प्रयास हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 33 परियोजनाओं की पड़ताल पूरी कर समाधान के प्रस्ताव समाधान समिति के समक्ष पेश किए जा चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, कंपनियों के नतीजे पर रहेंगी निवेशकों की नज़र। शेयर बाजार में बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही जनवरी मार्च 2020 के साथ साथ पूरे वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनियों की कमाई के आंकड़े सामने आने की शुरुआत हो चुकी है। जानकारों का मानना है कि 2-3 सप्ताह तक बाजार में निवेशकों की गहमा गहमी का बड़ा हिस्सा आंकड़ों के इर्द गिर्द सिमटता दिखेगा। दूसरी तरफ देश और दुनिया में कोरोना महामारी के ट्रेंड की ओर भी निवेशक पैनी नजर रखेंगे। घरेलू बाजार में निवेशकों और कारोबारियों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक बीते शुक्रवार को एक प्रोत्साहन पैकेज दे चुका है। हालिया घोषणा में आरबीआई ने यह स्पष्ट किया था कि यह आखिरी पैकेज नहीं है और इकोनॉमी की दशा और दिशा को देखते हुए यह जरूरी हस्तक्षेप करने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। नतीजों की शुरुआत आईटी कंपनी विप्रो से हुई थी। उसके बाद देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के भी नतीजे आए और दोनों ही नतीजे बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहे। नेक्स्ट न्यूज़ है, देश में अब तक 67% गेहूं की हो चुकी है कटाई। कोरोना के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की चुनौतियों के बीच देश में 67% गेहूं की कटाई हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा अनिश्चितता के दौर में कृषि ही एकमात्र ऐसी गतिविधि है जिसमें उम्मीद की किरण दिखती है। यही क्षेत्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इन जटिल परिस्थितियों के बीच 310 लाख हेक्टेयर के बुआई रकबा में से 67% गेहूं की कटाई हो चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से समय समय पर उठाए गए राहत के कदमों के साथ किसान कटाई और बुआई के कार्यों में सक्रियता से लगे हैं। नवीनतम डाटा के मुताबिक मध्य प्रदेश में 90 से 95%, राजस्थान में 80 से 85% और उत्तर प्रदेश में 60 से 65% फसल कट चुकी है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश इस महीने कटाई पूरी हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सीजन की अन्य फसलों की कटाई भी लगभग पूरी हो चुकी है। बुआई रकबा की पिछले साल के मुकाबले 14% ज़्यादा पहुंची है। तो ये बिजनेस पेज की हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है, रोजगार पर प्रहार करता कोरोना। जिस तरीके से वैश्विक मंदी आएगी, विश्व आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ेगा, उसमें जाहिर सी बात है कि करोड़ों नौकरियां जाएंगी। जैसे कि अमेरिका में अभी लगभग 1.5 महीने में ही करोड़ों नौकरियां चली गई हैं, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा और विश्व पर किस तरीके से इसका असर पड़ेगा, इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है लोक नीति विशेषज्ञ राजेंद्र प्रताप गुप्ता द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, तबलीगी के खिलाफ खड़े हों मुस्लिम नेता। जिस तरीके से तबलीगी जमात ने गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है कोरोना वायरस को लेकर, भारत की सुरक्षा को लेकर, उसमें मुस्लिम नेताओं को ही इसके खिलाफ खड़ा होना होगा और इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार ए सूर्य प्रकाश द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, नई कार्य संस्कृति। जिस तरीके से कोरोना वायरस के बाद से नई एक कार्य संस्कृति उपजी है, उन सभी पर ये लिखा गया है आर्टिकल कि किस तरीके से शारीरिक दूरी बनानी चाहिए, वर्क एट होम, बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा, इन सब पर लिखा गया है ये आर्टिकल। सबसे पहले हम अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है, रोजगार पर प्रहार करता कोरोना वायरस। इस समय दुनिया कोरोना संकट के कारण एक भयावह स्थिति से गुजर रही है। मानव स्वास्थ्य के बुरी तरह प्रभावित होने के साथ ही इसमें आम जनजीवन में ठहराव आ गया है। आर्थिक गतिविधियों पर भी इसकी मार पड़ रही है। मौजूदा सूरत हाल में किसी वैज्ञानिक, रणनीतिकार या अर्थशास्त्री को कोई समाधान नहीं सूझ रहा है। हमें किस्म किस्म की आशंकाओं और अनहोनी के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। कोरोना से उपजी कोविड-19 महामारी का प्रकोप खत्म होगा, इस बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इतना तय है कि यह प्रकोप हमारी आदतों, रहन सहन और कामकाज के तौर तरीकों को बदल देगा। यदि हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के आकलन पर गौर करें तो इस संकट से दुनिया भर के देशों, उनकी सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं
उद्योग और रोजगार पर बहुत भयावह असर पड़ने जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार इस साल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 13 से 32% तक सिकुड़ सकता है। विश्व बैंक के मुताबिक वैश्विक जीडीपी में 2.1 से 3.9% तक की गिरावट आ सकती है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी ऐसा ही अनुमान है। वहीं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का कहना है कि एक महीने के लॉकडाउन से सालाना जीडीपी वृद्धि दर 2% तक कम हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ कहता है कि दुनिया भर में 2.7 अरब कामकाजी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा, जो वैश्विक कामकाजी आबादी का तकरीबन 81% हिस्सा है। इस समय तमाम उद्योग भारी नुकसान उठाकर अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लागू हुआ है तो औद्योगिक इकाइयां बंद हैं, उत्पादन ठप है। उत्पादन ठप होगा तो ना तो आयात कच्चे मालों का आयात होगा और ना जो माल तैयार हो जाता है उसका निर्यात होगा। ये एक तरीके से जो विश्व आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है उसका ही संकेत है। इसमें क्या होगा, जब औद्योगिक इकाइयां बंद हैं तो मजदूरों को या फिर वो जो कर्मचारी हैं वहाँ के, उनको काम पर नहीं बुलाया जा रहा है। इसका मतलब है उनके वेतन में किसी ना किसी तरीके से कटौती की जाएगी या उनका वेतन रोका जाएगा। और ये पूरी तरीके से अब उनको वेतन नहीं मिलेगा तो वो खरीदारी नहीं कर पाएंगे। ये पूरा एक चक्र है और इसी चक्र के तहत अर्थव्यवस्था निर्भर होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये चक्र प्रभावित होगा तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था भी उसी तरह से प्रभावित होगी। आईएलओ ने 1 अप्रैल के अनुमान में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में यानी चालू तिमाही में कोरोना संकट से 19.5 करोड़ लोगों की छटनी की आशंका है। वहीं पूरे साल के लिए यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। कुछ क्षेत्र इस आपदा से बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं, जिनमें दुनिया के करीब 125 करोड़ लोग कार्यरत हैं। उनमें रोजगार पर तलवार लटक रही है। खास तौर से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को इसकी तेज तपिश झेलनी होगी। दुनिया भर में करीब 2 अरब कामगारों को असंगठित क्षेत्र में रोजगार मिल चुका है। इसमें से अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्था वाले विकासशील देशों में हैं। ये सभी देश कोरोना संकट के कारण भारी वित्तीय दबाव में हैं। जहां तक भारत की बात है, यहाँ 90% कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है। इस कारण करीब 40 करोड़ लोगों के रोजगार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोरोना के कहर से एक बड़ा बदलाव वर्क फ्रॉम होम के रूप में भी आया है। ऐसे में भविष्य में ऐसी किसी आपदा से उपजी अनिश्चितता की स्थिति में निपटने के लिए तमाम कंपनियां ऑटोमेशन यानी स्वचालन का अधिक आसरा लेंगी। हालांकि इसे बेतरतीब तरीके से अपनाने के दुनिया पर दीर्घावधिक सामाजिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। कोरोना संकट से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ऑटोमेशन के कारण 40% परंपरागत नौकरियां खत्म हो जाएंगी। कोरोना संकट के बाद अब ऑटोमेशन की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ कंपनियां इसे अपनाना तो चाहती थीं, लेकिन उनके पास लोगों को नौकरी से निकालने का बहाना नहीं था। उन्हें इस आपदा ने वह आधार मुहैया करा दिया है। वाकई में जिस तरीके से कोरोना वायरस ने विश्व को चपेट में लिया है, कितने लोगों की नौकरी जाएगी, उन लोगों के पास अपने जीवन यापन की समस्याएं आएंगी। यानी भविष्य में जो आने वाली स्थिति है वो किसी न किसी तरीके से और भयावह होगी। अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है तबलीगी जमात के खिलाफ खड़े हों मुस्लिम नेता। ईसाई धर्मावलंबी ईस्टर के दिन चर्च जाकर ईसा मसीह के जीवन और बलिदान को याद करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें निराशा मिली है। संभवतः यह पहला ऐसा अवसर था जब दुनिया के अधिकांश चर्च बंद रहे, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण ने विश्व को महासंकट में डाल दिया है। गोवा के आर्च बिशप फिलिप नेरी फेरोआ ने सभी पादरियों से कहा कि वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मेरी यही सलाह है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो प्रार्थना के लिए चर्च ना आए। जिस प्रकार भारत में चर्चों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शारीरिक दूरी और लॉकडाउन के निर्देशों का पालन किया, उसी प्रकार से अन्य धर्म स्थलों ने भी किया। तिरुपति में बालाजी मंदिर, मुंबई में सिद्ध विनायक मंदिर
और शिरडी में साईं बाबा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। ऐसे ही अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और मुंबई में हाजी अली दरगाह जैसे धार्मिक स्थल भी बंद कर दिए गए हैं। इनके अलावा भी दूसरे लाखों धार्मिक स्थल इन दिनों बंद हैं। जब मंदिरों, दरगाहों और चर्चों के अलावा तमाम शिक्षण संस्थान, सरकारी एवं निजी दफ्तर बंद थे, तब तक संस्था तबलीगी जमात ने अपनी सारी गतिविधियां जारी रखी और रंग में भंग डालने का काम किया है। कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें मुस्लिमों को लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाते देखा गया है। वे लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में एक साथ नमाज पढ़ते देखे गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई मौलानाओं ने शारीरिक दूरी बनाने की अपेक्षा की और कोरोना महामारी से कराह रही दुनिया के खिलाफ खिल्ली उड़ाई है। शुरुआत में तो ऐसे वीडियो आपने भी देखे होंगे जिसमें कि नमाज छत पर पढ़ी जा रही है या फिर एक साथ मस्जिद में पढ़ी जा रही है, और तबलीगी जमात का जो केंद्र रहा निजामुद्दीन का, वहाँ तो एक साथ 2,500 से 3,000 लोग रुके ही थे। तो ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि कोरोना वायरस फैला है और भी आगे फैलेगा। और अगले महीने से संभवतः रमजान का पाक महीना शुरू हो जाएगा, जिसकी कितनी महानता है, कितनी महत्ता है, ये सभी जानते हैं। मुस्लिम समुदाय तो जानता ही है। अब उसमें ये अब आपको समझदारी, यानी मुस्लिम समुदाय को समझदारी दिखानी होगी कि वो लॉकडाउन का और शारीरिक दूरी बनाने का, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन करता है। देखिए, रमजान का महत्व तो सरकार भी जानती है, हम सब भी जानते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से आप रमजान करिए, लेकिन सामाजिक दूरी किस तरीके से बनाई जाए, इस पर भी ध्यान देना होगा। इस आर्टिकल में आगे लिखा गया है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह सही कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि तबलीगियों की गलती की सजा मुस्लिम समुदाय को न भुगतनी पड़े। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे समय मुस्लिम नेताओं को भी आगे आना चाहिए। मुस्लिम नेता देश के सेक्युलर ताने बाने को तोड़ने वाले ऐसे अवांछित तत्वों के खिलाफ कुछ बोलने में संकोच करते हैं। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि मौलाना साद और उनके जैसे कुछ दूसरे धर्मगुरु संविधान के लिए खतरा बन गए हैं। यदि हम अपने संविधान और 130 करोड़ नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। जैसे हमें लग रहा है कि देश कोविड-19 की गिरफ्त से बाहर आ रहा है, तभी तबलीगियों की आपराधिक लापरवाही ने देश को पुनः उसकी आग में ढकेल दिया है। उन्होंने करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। भारतीय दंड संहिता यानी धारा 168 और 170, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान मौलानाओं और उनके सहयोगियों के अक्षम्य अपराध के लिए पर्याप्त नहीं है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, यानी अपने लास्ट आर्टिकल पर। लास्ट आर्टिकल है नई कार्य संस्कृति। लॉकडाउन के लंबे दौर के बीच कृषि कार्यों के साथ कुछ कारोबारी गतिविधियों का शुरू होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि सब कुछ ठीक रहा तो आगे और रियायत मिल सकती है। शासन प्रशासन के साथ आम लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन शर्तों के साथ चुनिंदा कामों के लिए छूट दी गई है उनका उल्लंघन न होने पाए। यह उल्लंघन कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ाएगा और उसके नतीजों में सरकार छूट वापस लेने के लिए बाध्य होगी। उनके पास इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि कोई भी देश और खास तौर पर भारत सरीखा विकासशील देश अधिक समय तक लॉकडाउन का सामना नहीं कर सकता है। लॉकडाउन का हर दिन अपनी आर्थिक कीमत वसूल रहा है, इसलिए पहले जान है तो जहान है पर जोर दिया गया और फिर जान के साथ जहान पर भी। लोगों का जीवन बचाने के साथ उनके जीविका के संसाधनों की चिंता करनी होगी। बेहतर होगा कि हर कोई यह सुनिश्चित करे कि आज से जो भी छूट मिलने जा रही है उसका दुरुपयोग ना हो पाए। वास्तव में एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने को लेकर संयम और अनुशासन के साथ एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है जिसमें कोरोना के मरीजों वाले इलाकों को छोड़कर देश के अन्य सभी हिस्सों में कोरोना जीवन करीब करीब पहले की स्थिति में लौट सके। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज।
स्पोर्ट्स पेज में एक ही न्यूज़ है हमारे लिए। अब खतरे में नेशनल गेम्स। गोवा के खेल मंत्री मनोहर अजगांवकर ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कई बार स्थगित हुए 36वें नेशनल गेम्स के भविष्य पर भारतीय ओलंपिक संघ से स्पष्टीकरण मांगेगी। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में खेल प्रतियोगिताएं या गतिविधियां ठप पड़ी हैं। भारत में आईपीएल सहित कई बड़ी खेल प्रतियोगिताओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है, जबकि कुछ टूर्नामेंट रद्द हो गए हैं। इस महामारी के कारण नेशनल गेम्स पर भी संशय के बादल छा गए हैं, जिनका आयोजन गोवा में 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होना है। गोवा में अब तक कोरोना वायरस के 7 मामले सामने आए थे, जिसमें सभी ठीक हो चुके हैं। अजगांवकर ने कहा कि मेरे विभाग ने शनिवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे नेशनल गेम्स के भविष्य पर भारतीय ओलंपिक संघ से स्पष्टीकरण मांगने का आग्रह किया है। तो ये स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज़ थी। तब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 28 दिन बाद आज से खुलेंगी सशर्त राहत की राह। दूसरा है शोधकर्ताओं का कहना है कि इटली सरकार द्वारा आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों से 2 लाख लोगों की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से जान बच गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुएं बेचने की इजाजत नहीं है। जिस तरीके से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान के ऑर्डर लिए गए थे, अब उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। देश में अब तक 67% गेहूं की हो चुकी है कटाई। ये आज का 20 अप्रैल 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।